ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जा करके मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन चार नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के, दक्षिण से लेकर के, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया कि जहां से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की हिम्मत दिखाई तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो यह लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं
चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आप सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि यह सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि यह न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट के कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब यह कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है, ये बन के शंकर निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की तरह जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद दूंगा। साथियों, आपने जिस जिंदा दिली से सुना उसके लिए आपका बहुत आभार। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम लोग एआईसीसी के सेशन में शामिल हो रहे हैं और ऐसी जगह पे शामिल हो रहे हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इस देश के निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम गुजरात में ये एआईसीसी सेशन इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ है। गुजरात वो भूमि है जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म स्थान है, उनकी कर्मभूमि है। तो जब यहाँ पे एआईसीसी सेशन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जड़ में जाएं, अपने जड़ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी,
आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आजाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आजादी माफी मांगने से नहीं, देश को आजादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आजादी मिली है, इस आजादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर को जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं। जो आजादी दिलाए हैं वही आजादी को बचाना चाहते हैं। जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आजादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आजादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो काली टोपी पहनते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं। वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके, बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और देश को बचाने की जो मुहिम है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है। स्टूडेंट और यूथ की एक बहुत बड़ी भूमिका है। स्टूडेंट और यूथ अलग अलग तरीके से इस देश में अपने हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। यह जो लड़ने वाले लोग हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो असल में कांग्रेसी हैं। और जो विचारधारा से कांग्रेसी हैं उनको हमको साथ लेकर के आना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस दौर में कांग्रेसी हैं जब लोग गद्दारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ बेवफाई कर रहे हैं, चंद दौलत के लिए, चंद सिक्कों की खनक के लिए अपनी पार्टी से गद्दारी करके उस विचारधारा से समझौता कर रहे हैं। उस वक्त आप कांग्रेस का झंडा थाम करके खड़े हैं। आप सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, इस देश को बचाने वाले आप जो है सेनानी हैं। जो स्वतंत्रता आंदोलन इस देश को मिला है, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो स्वतंत्रता हमको दिलाई है, उस स्वतंत्रता को बचाने वाले आप संविधान सेनानी हैं। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये आमने सामने की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और इस दौर में हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है जो आसान रास्ता है, जो लालच का रास्ता है, जो कुर्सी का रास्ता है। मैं कहता हूं कि इतिहास ने हमको मौका दिया है, कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया है, तो हम एमपी एमएलए बनने की कोशिश जरूर करें। लेकिन हम जिस दौर में रह रहे हैं ये वो दौर है कि हमारे सामने एमपी एमएलए बनने के अलावे गांधी बनने का अवसर है, भगत सिंह बनने का अवसर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने का अवसर है, सुभाष चंद्र बोस बनने का अवसर है, एनी बेसेंट बनने का अवसर है, अंबेडकर बनने का अवसर है। इसीलिए मैं अपने कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह जो रेजोल्यूशन है, यह रेजोल्यूशन कागज पे लिखे हुए कोई शब्द नहीं है, यह संकल्प है। और उस संकल्प पे हम समर्पण के साथ चलेंगे, संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करेंगे तो इस विपरीत परिस्थिति में हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देखता हूं कि कई बार कांग्रेस के कई कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं,
तो मैं उनको कहता हूं कि ये वक्त निराश होने का वक्त नहीं है, यह अपनी काबिलियत साबित करने का वक्त है, यह अपनी विचारधारा को साबित करने का वक्त है। और जावेद अख्तर ने बखूबी इस बात को लिखा है कि इस मुल्क में दो आवाजें हैं, इस मुल्क में दो आवाजें हैं। इस मुल्क में एक वो आवाज है जो दंगा कराना चाहता है, खून खराबा करना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है, और एक वो आवाज है जो मोहब्बत और न्याय की आवाज को बुलंद करना चाहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुझे पामाल रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता, जिस दर जाते हैं लोग उधर जाना अच्छा नहीं लगता। आप कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं, आपके कंधे पर देश को बचाने की जिम्मेवारी है, आपके कंधे पर संविधान को बचाने की जिम्मेवारी है। और हमको पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन के माध्यम से पूरे देश में यह संदेशा जाएगा और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर के अपनी काबिलियत को साबित करेगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस प्रतिकूल समय में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उस काली विचारधारा के खिलाफ, उस काली टोपी के खिलाफ टी शर्ट पहन करके लड़ेगा। और यह टी शर्ट का जो सिंबल है वो न्याय का सिंबल है। उस अन्याय के खिलाफ हमको इस न्याय की आवाज को बुलंद करना है। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी सेशन से निकल करके हम अपने जिलों में जाएंगे, अपने बूथों पर जाएंगे और समाज में, देश में जहां कहीं भी अन्याय होगा, हम कांग्रेस पार्टी बन करके, कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके, गांधी का सिपाही बन करके गोडसेवादी विचारधारा को परास्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय कांग्रेस। एक बार जोर से आवाज बुलंद कीजिए। यह आवाज साबरमती आश्रम से दिल्ली के तख्त तक पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और गर्मान्वित महसूस करता हूं, गर्व इस बात का कि जो प्रस्ताव न्याय पथ के नाम से कार्य समिति ने कल बनाया है वो आप सबके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। एंड फॉर दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स हु डोंट स्पीक हिंदी, इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था और ये 150वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में हम यहाँ मौजूद हुए हैं और अभी आपने खड़गे साहब का भाषण सुना। देश में जो हालात बने हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन आज न्याय पथ की क्यों जरूरत पड़ी है? देश में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के इस वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की रगों में कुर्बानी और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है? जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट बटोरने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म संघर्ष के लिए हुआ, देश की आजादी के लिए हुआ। और कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास में हमारे नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, उसका पूरे देश और दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान में लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड और
घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। प्रजातंत्र की पहरी है और संविधान की रक्षक है कांग्रेस पार्टी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में कहा था कि कांग्रेस के बिना संविधान बनाना असंभव था। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो, और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्य प्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे, और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था, तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया, और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसजनों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं।
आधी आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेनगुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़पन, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जो किसानों का विरोध करती है। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों का एमएसपी पर एक कानूनी अधिकार जनता को देंगे और 50% से ऊपर समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। आप सबको याद होगा साथियों, जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल में एक आंदोलन किया था। तब कानून बना लैंड एक्विजिशन एक्ट का। उस भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद से तमाम चंद उद्योगपति और भाजपा की सरकार ने मिलकर राहुल जी की छवि को धूमिल करने का काम किया था, और आज तक वो इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि गरीब की, किसान की, मजदूर की, अपेक्षित की आवाज उठाने का काम राहुल जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। आज इस अधिवेशन से, इस प्रस्ताव के माध्यम से हम एक बार फिर किसान के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की हम बात करें 2 मिनट के लिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया, 8% की जीडीपी ग्रोथ हुई। आज के जो हालात हैं, और कृपया करके गौर से सुनिए, इस देश के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं उनके पास देश की 40% संपत्ति है। 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो निचले 50% लोग हैं उनके पास मात्र 6.5% संपत्ति इस देश की है। हम लोग आज अधिवेशन मौजूद हैं, ये संकल्प लेके यहां से जाना पड़ेगा। कर्नाटका में हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। साथियों, मैं चाहता हूं इस अधिवेशन की महक पूरे देश के हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे तक पहुंचे। जिस इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी, मोदी जी और पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को राजनीतिक विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और राजनीतिक विजय प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। न्याय का संकल्प, संघर्ष का पथ। आज साथियों, हम एकजुट हो जाएं, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न्याय का संकल्प करें, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ें। और आज इस बेहद कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम सभी साथी कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस की अपनी असीम संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार करें, और भारतवासियों के लिए न्याय के संघर्ष का संकल्प सरकार हम साकार करेंगे। ये संघर्ष रंग लाएगा और विजय दिलाएगा। मैं अंत में दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को परिभाषित कर आपके बीच रखना चाहता हूं। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। हमारे न्याय की संकल्पना साकार होगी, कांग्रेस की फिर जय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सबसे पहले आदरणीय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, अजय माकन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने 2025 के इस अहम वर्ष को संगठन का वर्ष कर दर्जा दिया है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते आज इन्होंने संगठन को जो तवज्जो दी है, जो महत्व दिया है, मैं तहे दिल से इन सभी नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। हाल में ही
दिल्ली में 4 दिन के कार्यकाल में पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी जिला अध्यक्षों को आदरणीय खड़गे जी ने संबोधित किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। जो एक जिला अध्यक्ष को आज जो इन्होंने सम्मान दिया है, मैं जिला अध्यक्षों की तरफ से मैं राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल जी का तहे दिल से मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी जब गुजरात आए तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि वे लोग जो एक पांव कांग्रेस में रखे हुए हैं और दूसरा पांव किसी दूसरे दल में रखे हुए हैं, उन लोगों को चिन्ह कर से उनको आइडेंटिफाई करके कांग्रेस से बाहर निकालना चाहिए। वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात कही है और यही बात आज आप लोगों से भी मुझे सुनाई दी और मैं इसी बातों को मैं कांग्रेस के नेतृत्व के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आने वाले प्रांतों में अगर हमें विधानसभा के चुनाव जीतने हैं तो हमें कट्टर कांग्रेसी को आगे लाना पड़ेगा। वो कट्टर कांग्रेसी जिसने पुलिस की लाठी खाई हो लेकिन आज भी कांग्रेस कर रहा है, वो कट्टर कांग्रेसी जिसको धमकाया गया हो, डराया गया हो, बहुत लुभाया गया हो, लेकिन आज भी वो कांग्रेस कर रहा है, हमें उस कट्टर कांग्रेसी को आगे लेना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कट्टर कांग्रेसियों को आगे लेके जाएंगे तो हर विधानसभा चुनाव में, चाहे गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, असम का हो, केरल का हो, हर विधानसभा चुनाव में हमें फतेह लाभ होगी। आज एक फर्क है भाजपा के संगठन और हमारे संगठन में। भाजपा अपनी संगठन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती है, यही बात एक नेत्री ने यहाँ पे की। लेकिन कांग्रेस का संगठन, हमारा एक संगठन एक परिवार की तरह हम इस संगठन को चलाना चाहते हैं और इसीलिए संगठन के साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि हमें अब अपने हर प्रांतों के कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ एक पारिवारिक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कुछ नहीं चाहता, अगर आपने उसके पीठ पे हाथ रख दिया तो वो 1 महीने वो जेल के अंदर रखने की ताकत उसमें है। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता ज्यादा कुछ नहीं मांगता, अगर आपने उसको फोन करके पूछा कि आपका हाल चाल कैसा है तो वो गर्मी में भी कांग्रेस का तिरंगा लहराते रहेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले ही हम कांग्रेस को सांगठनिक रूप से और ताकतवर करना चाहते हैं, लेकिन हम एक परिवार हैं, उस परिवार के उस मूल्यों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस की संस्कृति क्या है? हमारी ये संस्कृति है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और तेलंगाना में जाकर जय तेलंगाना भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाकर जय बांग्ला भी बोलते हैं। कांग्रेस की संस्कृति ये है कि हम गर्व से जय हिंद बोलते हैं और असम में जाकर जय आय अखोम भी हम बोलते हैं। ये है हमारी संस्कृति कि हम विभिन्न प्रांतों को हम सम्मान करते हैं। हमारे में हमारा राष्ट्रवाद, हमारा देशभक्ति भी है, लेकिन साथ साथ जो आंचलिकतावाद है, हम आंचलिकतावाद को भी हम सम्मान करते हैं। तो ये है कांग्रेस पार्टी, देशभक्तों की पार्टी, सभी धर्मों की पार्टी, सभी भाषाओं की पार्टी, सभी प्रांतों की पार्टी। और इन्हीं बातों के साथ मुझे जो शब्द कहने के लिए जो मौका मिला, मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमारे समक्ष एक लक्ष्य रखा है कि 2027 में गुजरात में कांग्रेस का पर्चा हमें लहराना है। मैं गुजरात के लोगों को कहना चाहूंगा, गुजरात के कांग्रेस वालों, आप अकेले नहीं हो। जब गुजरात का निर्वाचन आएगा, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा में चलकर हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस।